है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा ना, तो असल में सर वो ओवम का फोटो नहीं है, वो एक सेकेंडरी oocyte का फोटोग्राफ है जी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है। इस सब सेकेंडरी oocyte का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी। ठीक है, गौर कीजिएगा सब आदमी, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक ए सेलुलर लेयर होता है सर, है ना, बिना सेल का बना हुआ लेयर, दैट नोन एज जोना पेलिसुडा। ये कोई सेल वॉल भी नहीं है, बस एक कवच है सर, जो है ना प्रोटीन का बना होता है ना। इस प्रोटीन का नाम क्या है सर आपको, जोना पेलिसुडा, है ना। इसका नाम रखे थे हम लोग जोना पेल्यूसिडा के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद जोना पेल्यूसिडा के ऊपर में, है ना, एक माचिस के तिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में जैसे तैसे ऐसे बना दिया है ना। आप वैसे ही आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिएगा, है ना। इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर, है ना। ये सब सेल है जी, ये जो हम बना रहे हैं ये सब एक प्रकार का सेल है, जिस सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, कोरोना रेडियाटा के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, कोरोना रेडियाटा, ये आपको सेल है, मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लेयर का भी हो सकता है ना। और इस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडियाटा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, कोरोना रेडियाटा, है ना। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कोरोना रेडियाटा। अब एक बात और ध्यान देना आप लोगों को, है ना जी, कि आपको इस दोनों के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच में खाली जगह दिख रहा है, एक स्पेस दिख रहा है जी। ठीक है, किसके किसके बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है और ये है जोना पेलिसुडा, और दोनों के बीच में एक खाली जगह देख रहे हैं। उस खाली जगह को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, प्रीविटिलिन स्पेस के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, प्रीविटिलिन स्पेस के नाम से, है ना, आपको बुलाया जाता है जी। ठीक है, कहा जाता है कि जब स्पर्म का हेड, है ना, इस रीजन में पहुंच जाता है सर, स्पर्म का हेड, तब सेकेंडरी oocyte, है ना, मियोसिस डिवीजन करती है जी। ठीक है, और ओवम में बदल जाता है जी। आज समझ में आ रहा ना ये पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट यही है कि सेकेंडरी oocyte जो है ना, तो प्रीविटिलिन स्पेस जो देखते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर रहता है आपको, है ना जी। आपको आपसे पूछ देगा ओवम और आपको किसके बीच में, जोना पेलिसुडा के बीच में आपको क्या मिलता है, प्रीविटिलिन स्पेस आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, उसके बाद एक बात और करना था हमको। ठीक है, यही फोटोग्राफ हो गया जी। और आपको कहीं सीबीएसई बोर्ड वाले आप लोग हैं तो आपसे पूछ देगा कि एक स्ट्रक्चर ऑफ ओवम बनाइए, तो आप यही फोटोग्राफ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बनाइएगा, और तीन ही चीज के बारे में मेंशन कीजिएगा। आप सेकेंडरी oocyte ही लिखिएगा और तब ब्रैकेट में ओवम लिख दीजिएगा, है ना। आपको कोई भी टीचर पूछेगा तो ये सेकेंडरी oocyte है, ना कि ओवम। ओवम तो बनेगा फ्यूचर में सर। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा जो बोले हम। उसके बाद हम तुम लोग को एक और बात बताना चाह रहे थे कि जब आप ओवम को देखते हैं ना, मान लो ये थोड़ा देर के लिए सेकेंडरी oocyte है, ये है जोना पेलिसुडा, सही है ना। और जोना पेलिसुडा के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, बहुत सारा सेल सब दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या रखे थे, कोरोना रेडियाटा, है ना। ये सब बहुत तरह का सेल सब है, और सब सेल को एक साथ हम लोग क्या नाम दिए थे, कोरोना रेडियाटा के नाम से बुलाए थे जी। ठीक है, मेरा कहना है क्या कि जब कोई स्पर्म, है ना जी, इसके करीब पहुंचता है जी, किसके करीब, आपको ओवम के करीब दिख रहा है ना फोटोग्राफ, जब ओवम के करीब पहुंचता है सर, जब देखो जैसे मंजिल के करीब आ गया, हमें आपको याद दिलाते हैं फ्लैजिला का क्या काम था जी, उसको जगह तक ले जाना, है ना, जिस जगह तक जाना है उसको वहां तक उसको ले जाता है ना। और फ्लैजिला को ताकत कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्विमिंग। हम ये बात पहले भी बताए थे। हम अभी ये कहना चाह रहे हैं कि स्पर्म, है ना, आपको जब ओवम के पास पहुंच जाता है सर, तो उसका जो मिड पीस और टेल जो है जी, वो बाहर ही रह जाता है या गल जाता है। मतलब कुछ देर बाद यही फोटो देखोगी, जब बहुत करीब पहुंच जाएगा तो इसका एक हेड बचेगा। हेड मतलब क्या, न्यूक्लियस, एक्रोजोम, और नेक बचेगा। नेक में क्या था, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और उसके बाद डिस्टल सेंट्रियोल, मिड पीस, ये सब क्या हो जाएगा सर, आपको गायब हो जाएगा जी। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। व्हेन, है ना, आपको स्पर्म रीच टू द, आपको व्हेन स्पर्म, है ना, रीच, है ना, नियर, है ना, नियर व्हाट, नियर आपको, नियर आपको ओवम, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड
है ना, आपको टेल लॉस, ये क्या हो जाता है, लॉस कर जाता है, वो भूल जाता है। अच्छा, मतलब समझने वाला लड़का ये भी समझ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया का और टेल का कोई इस्तेमाल नहीं है। उसका काम था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, लड़के का, मतलब स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना सर, आपको टेल और मिड पीस का कोई काम नहीं होता है, वो बाहर ही रह जाता है जी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेड पहुंचता है जी। एक बात समझा दिए। अब एक भारी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए सर यही ओवम है ना, यानी सेकेंडरी ओसाइट है, ये जोना पेलिसुडा है, ये कोरोना रेडियाटा है जी, ठीक है। जो हम बोलना चाह रहे हैं उससे सुनिए, जब स्पर्म का हेड जिस जगह से टकराता है सर, तो ओवम के उस रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, आपको एनिमल पोल के नाम से बुलाते हैं। कुछ जा रहा है बात, क्या बोले, एनिमल पोल के नाम से बुलाते हैं। द साइट वेयर स्पर्म, है ना, इंटर इन अ सेकेंडरी ओसाइट, वह जगह जहाँ से स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट में एंट्री मारता है सर, उस जगह को क्या कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं। ऑब्वियसली जोना पेलिसुडा को तोड़ के अंदर घुसेगा, है ना, कैसे टूटेगा आज हम बताएंगे तुम लोग को, है ना। जोना पेलिसुडा को तोड़ते हुए स्पर्म का न्यूक्लियस, है ना, आपको फीमेल ओवम की तरफ बढ़ता है सर। जिस साइड से बढ़ता है उस साइड को क्या कहेंगे, एनिमल पोल कहेंगे। और तुम लोग पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बोल रहे हैं एक ही स्पर्म घुसेगा जी ओवम के साथ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5-6 गो स्पर्म घुस जाएगा, ठीक है। कोई एक ही स्पर्म जोना पेलिसुडा को तोड़ करके अंदर की ओर जाएगा जी, ठीक है। और है ना, आपको नहीं कि उसके अलावा कोई दूसरा आपको स्पर्म नहीं जाएगा जी, ठीक है। जो स्पर्म जिधर से भी जाए सर, है ना, किधरों से भी जा सकता है, वो इलाका को क्या नाम देंगे, एनिमल पोल के नाम से नाम देंगे। कोई ऐसा मत समझ जाना कि साउथ के पोल से घुस रहा है या नॉर्थ के पोल से घुस रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना जी। मतलब यहाँ से आपसे कोई पूछ देगा एनिमल पोल, आज जहाँ से स्पर्म घुसता है ना जी, उसके जस्ट अपोजिट साइड को एनिमल पोल ये है, उसके जस्ट अपोजिट साइड ये वाला हिस्सा हुआ ना, इसका जस्ट अपोजिट साइड के हिस्सा को क्या नाम देते हैं, वेजिटल पोल के नाम से बुलाते हैं जी, है ना। इस जस्ट अपोजिट साइड वाला हिस्सा को क्या नाम देंगे, वेजिटल पोल के नाम से बुलाएंगे। या इसी का दूसरा नाम भी है जी, ग्रे, है ना, ग्रे क्रिसेंट एरिया भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है जो हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको। ग्रे क्रिसेंट एरिया असाइनमेंट में लिखा हुआ मिलेगा, जो पेज अभी हम दिखाए थे ना उसी पेज में है ये सब बात, ठीक है। तो हमने आपसे कहा था कि स्पर्म जहाँ से अंदर करता है उसको एनिमल पोल कहेंगे, उसके जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग क्या नाम देंगे, है ना, ग्रे क्रिसेंट एरिया या वेजिटल पोल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद हम बताना चाह रहे थे क्या कि सर इस जगह का क्या खासियत होता है, अगर तुम सेकंड पोलर बॉडी ढूंढोगे ना, जब मियोसिस डिवीजन होगा सेकंड पोलर बॉडी, तो सेकंड पोलर बॉडी यहीं पे मिलेगा जी, ठीक है। मतलब आपसे मेडिकल में पूछा जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटल पोल, तो आपका जवाब होगा फाउंडिंग सेकंड पोलर बॉडी। यहाँ पे क्या मिलता है सर, सेकंड पोलर बॉडी प्राप्त होता है जी, ठीक है। इस बात का आप लोग याद रखिएगा, सेकंड पोलर बॉडी, है ना, कहाँ पे मिलेगा, तो ग्रे क्रिसेंट एरिया और वेजिटल पोल में। अब आइए एनसीईआरटी बुक में आ गए या जहाँ बोलिए वहीं पे फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। अभी हम आपको ओवम के बारे में पूरा बात बता दिए। ओवम में 2 परत होता है सर, एक कोरोना रेडियाटा, एक जोना पेलिसुडा, है ना, तब मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसुडा के बीच का जो लेयर होता है ना सर, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, प्री विटिलिन स्पेस। जब स्पर्म वहां पहुंच जाता है सर, तब जाकर के सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है। हम तुम लोग को पढ़ाए थे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी ओसाइट चेंज इनटू द ओवम नॉट बिफोर एल्स, उसके पहले आपको कभी नहीं हो सकता है जी, ठीक है। और प्री विटिलिन स्पेस जो है वो जगह सर खाली है, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई केमिकल वगैरह मिलेगा, ठीक है। जैसे आप बोल भी रहे हो कि एक, जैसे कभी आप देखते हो ना कि दीवार है उसके बाद आपको कुछ खाली जगह तब घर बना है, ठीक है, वैसा कुछ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को फर्टिलाइजेशन, सुनिएगा। तो फर्टिलाइजेशन का बचपन से ही आप लोग डिफिनेशन जान रहे हैं, यूनियन ऑफ, है ना, मेल एंड फीमेल गैमिट, है ना, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल और फीमेल गैमिट के मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, है ना, आपको फर्टिलाइजेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमिट के मिलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए सर, हम लोगों में फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा इवेंट से जुड़ा होता है जी, एक झटके में नहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मान लीजिए कोई ये यूटेरस है, इसको आप यूटेरस मानिए थोड़ा देर के लिए, और ये यहाँ से क्या होगा, वेजाइना, सब जानते हैं हम लोग इसको क्या नाम दिए थे, वेजिना, है ना। और यहाँ पे क्या था जी, फैलोपियन ट्यूब, है ना, ये आपको फैलोपियन ट्यूब है।
है ना। और यहाँ पे क्या था आपको ओवरी, इस जगह पे क्या लिखे थे हम लोग, ओवरी रखे थे, है ना। और इधर से भी क्या था आपको फ्लैपियन ट्यूब था, है ना। और इधर से भी क्या होगा ओवरी होगा जी, ठीक है। हम बोले थे तुम लोगों को ओवरी अल्टरनेट ओवम बनाता है जी। मान लो कि अगर इस महीना में इधर से ओवम बना है तो कहाँ आ जाएगा, इस जगह का नाम था आपको, है ना, आपको इनफंडिबुलम, है ना जी। अब यहाँ पे क्या था एम्पुला, है ना। और इसके आगे क्या था सर आपको, है ना, इसके आगे था आपको स्टीमस था जी, ठीक है। तो हम कहे भी थे इस सब में सिलिया का दीवार होता है, पूरे इलाका में सिलिया सिलिया होता है सर, जो ओवम को धक्का दे करके आगे की ओर ले जाएगा जी। ये सब तुमको पता था जी सब आदमी को। अब सुनिएगा जो हम पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। लास्ट में तुम लोग को सीक्वेंस याद रखना है जो हम बोलेंगे थोड़ा देर बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेल का जो सीमेन आता है ना सर, सीमेन, मेल का पेनिस यहाँ तक पहुँचता है और सीमेन यहीं पे रिलीज करता है। सीमेन में क्या था, स्पर्म था और क्या था जी, फ्रुक्टोज, याद आ रहा ना आपको। इस सब में सीमेन था, मतलब मेल का जो स्पर्म होता है सर पूरा यूटेरस में नहीं घुस जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेजाइना के पास ही आएगा सर, और उसके बाद आगे खुद चल के जाएगा स्पर्म सर। तो स्पर्म जो चल के जाएगा तो स्पर्म ऐसा थोड़े कि गया चलने लगा। मेरा एक पॉइंट सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। हम कहना चाह रहे सीमेन कहाँ पे आ जाएगा सर, वेजाइना के पास आ जाएगा जी, ठीक है। सीमेन में तो बहुत कुछ होता है, फ्रुक्टोज सब होता है, याद आ रहा है ना सब आदमी को, फ्रुक्टोज होगा, इनोसिटोल होगा, ये सब केमिकल सब इसमें मिलता है जी, ठीक है। तो हम बता रहे थे क्या आप लोगों को तो हम बता रहे थे आप लोगों को क्या कि जब स्पर्म यहाँ आता है ना सर तो क्विक नहीं चला जाता है। यहाँ करोड़ों स्पर्म है, करोड़ों स्पर्म है ना, आया चल दिया ऐसा नहीं होता है, यहाँ वेट करता है। जैसे मान लो कि तुम लोग को कोई सफ़र पे जाना है और तुम लोग दोस्त सब पहले इकट्ठा होते हो, सब सामान सब लाते हो, तब जाके ना सफ़र स्टार्ट करता है। ऐसा थोड़ा घर से निकले चल दिए, ठीक है जी। आपको क्या होता है कहीं एक जगह पे मिलते हैं, जब 5-10 लड़का को जाना होता है एक जगह पे आके मिलते, जैसे बस स्टैंड पे आके मिलोगे, तब बस में बैठोगे तब जाओगे ना। वही बात यहाँ पे भी है, बहुत सारा स्पर्म है, अब बहुत सारा स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आया चल दे ऐसा नहीं है, ठीक है जी। और आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म डिपोजिट होता है ना, इस घटना को क्या नाम देते हैं, इंसेमिनेशन, है ना। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब पढ़ाए थे ना, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और सर जब इंसेमिनेशन होता है तो 6 से 7 घंटा के लिए यहीं पे वेट करता है स्पर्म, 6 से 8 घंटा, है ना, 6 to 8 आवर, है ना, वेट करता है स्पर्म। सर ये वेटिंग नहीं है, असल में इस दौरान वो खा पी रहा होता है सर। हम कहते हैं स्पर्म एक्टिवेटिंग सब्सटेंस निकलता है, सेमिनल वेसिकल्स, फ्रुक्टोज वगैरह, इस सब को खाने लगता है स्पर्म, है ना जी। स्पर्म सब इस सब चीज़ को खा करके अपने आप को तरोताज़ा कर लेता है, फ्रेश कर लेता है जी। और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो केमिकल निकला था उसको लेकर के सर अपने आप को चलने लायक बना लेता है जी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म पहुंचता है सर तो 6 से 8 घंटा आराम करता है। एक्चुअली में वो आराम नहीं करता है, वो अपने आप को एक्टिवेट कर रहा होता है जी। तो इस घटना को कैपेसिटेशन बोलते हैं जी, है ना। वर्ड सुनिएगा, शब्द आ रहा नया, ये सब 2 बार नीट में पूछ चुका है। कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन क्या होता है ना, है ना। आपको कैपेसिटेशन का मतलब होता है ना, स्पर्म, है ना, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन स्पर्म, है ना, एक्टिवेशन, स्पर्म एक्टिवेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, है ना जी। स्पर्म एक्टिवेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, है ना जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, है ना जी, स्पर्म का जो एक्टिवेशन होता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेशन के नाम से बुलाते हैं। कैपेसिटेशन का एनसीईआरटी बुक में, सॉरी एनसीईआरटी बुक में कहीं चर्चा नहीं है जी, पर मेडिकल में 2 बार पूछे हुआ है। पर हम जो असाइनमेंट आप लोगों को दिए हैं ना उसमें हम ये बात का चर्चा पहले से किए हुए थे, है ना। कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि फिनोमेना ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। मेडिकल में 2 बार कैपेसिटेशन पूछा है, पहला बार तो डिफिनेशन पूछा था और दूसरा बार पूछा था कैपेसिटेशन कहाँ होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है जी। लड़कियों के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में स्पर्म अपने आप को एक्टिवेट करता है। जब स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है सर तो चलना शुरू करता है जी। स्पर्म का टॉप स्पीड कितना है, 3 सेंटीमीटर। कोई भी स्पर्म 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है जी, और उसके बाद मर जाएगा वो। 3 सेंटीमीटर, ये तो एक तो स्पर्म माइक्रोस्कोप है, तुम लोग को लग रहा है 3 से बहुत कम दूरी हुआ, पर स्पर्म के लिए बहुत लंबा दूरी, क्योंकि स्पर्म तो बहुत छोटा होता है ना जी। स्पर्म को तुम लोग या हम लोग तो नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं,
इतना छोटा स्पर्म होता है। और ये स्पर्म जो देखते हैं सर, ठीक है, ये स्पर्म है ना आपको 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद मर जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, यहाँ तो 20 करोड़ से 30 करोड़ स्पर्म है ना सर, एक स्पर्म पे 10 करोड़ स्पर्म बैठा हुआ रहता है। तो एक जैसे देखो ना, ऐसे मान लो ये 4 उंगली हम रख रहे हैं ना, तो ये स्पर्म मान लो, ये स्पर्म मान लो, ये स्पर्म मान लो, नीचे वाला स्पर्म 3 सेंटीमीटर चलेगा और मर जाएगा जी, ठीक है। अब ये वाला है ना जी, ये 3 सेंटीमीटर चलेगा और फिर मर जाएगा जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन हिल रहा है कि दिख रहा है सबको? स्क्रीन, हेलो, स्क्रीन दिख रहा है जी? यहाँ तो थरथरा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है स्क्रीन। हेलो, दिख रहा है ना? चलो ठीक है। हम क्या बोले, सुना ना, स्पर्म जो है ना 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद मर जाता है सर, ठीक है। तो मुद्दा उठता है कि सर फिर यहाँ तक कैसे पहुँचता है? यहाँ तो अभी भी कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी है। तो हम तुमको जवाब दे रहे हैं कि सर स्पर्म एक दूसरे पे लोडेड होता है जी, ठीक है। मतलब एक स्पर्म दूसरे स्पर्म पे ऐसे करके लोड होता है जी, ठीक है। अगर एक स्पर्म, निचला स्पर्म, मान लो ये निचला वाला स्पर्म आगे 3 सेंटीमीटर गया, मर गया, तो फिर उसके बाद ये स्पर्म चलेगा जी, ठीक है, इस तरह से। नहीं समझ गए? ठीक है जी। वैसे मान लो कि एक कार पे दूसरा कार है, एक कार का कैपेसिटी 100 किलोमीटर है, उसका मर जाएगा, तो उसके बाद वहाँ से दूसरा कार उतार के चलाएंगे। सेम वही बात होता है कि स्पर्म धीरे धीरे आगे बढ़ता है जी, ठीक है। अब आगे जब बढ़ता है सर स्पर्म, तो सर यूटेरस के अंदर में WBC रहता है। हम सब जानते हैं WBC रक्षक होता है हमारे शरीर का, है ना जी, अपना पराया समझता है। WBC देखिएगा, अरे ये तो दूसरे के शरीर का बॉडी का सेल है, यहाँ कहाँ से आ रहा है ये सब, ठीक है। तो WBC खाना शुरू कर देता है स्पर्म को जी, ठीक है। WBC को लगता है कि दूसरे का शरीर का सेल मेरे शरीर में क्या कर रहा है। ये बात सही है जी कि अगर हम आप लोग के शरीर का कोई भी सेल लेते हैं और मैचिंग नहीं करेगा तो WBC तुरंत उसको मार देगा जी, ठीक है। तो स्टेटमेंट है कि स्पर्म जब आगे बढ़ता है सर, तो बहुत सारा स्पर्म को मार दिया जाता है भाया WBC के द्वारा। अब बहुत सारा स्पर्म इंडोमेट्रियम की खुरदुरे दीवार में फंस जाता है जी। हम बताए थे आप लोग को, इंडोमेट्रियम का दीवार तो बहुत खुरदुरा होता है ना जी, और इस खुरदुरे दीवार में फंस करके बहुत सारा स्पर्म मर जाता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट होता, सफ़र स्टार्ट हुआ था 20 करोड़ स्पर्म से, है ना जी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है सर, तो स्पर्म की संख्या घटती जाती है जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब स्पर्म आता है तो 50% स्पर्म इधर चला जाता है जी, अब 50% स्पर्म इधर चला जाएगा जी, ठीक है। हम सब जानते हैं ओवम तो इस साइड में है, हम अभी क्लास स्टार्ट करते वक्त बोले थे कि ओवम तो इधर है ना जी। इसका मतलब इधर जो स्पर्म गया वो तो बर्बाद हो जाएगा सर, उसका कोई फाइनल डेस्टिनी नहीं मिलेगा। पर जो इधर स्पर्म जाएगा तो उसको फर्टिलाइजेशन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है जी, ठीक है। तो सर और आगे जाके स्पर्म घट जाएगा, ठीक है जी। तो चला था 20 करोड़, कहा जाता है कि यहाँ तक आते आते मात्र 50,000 बचता है ना जी। 50,000 से 60,000 ही स्पर्म बचता है ना रियली में। और जब ओवम के पास आता है सर तो और कम जाता है, 1,000 से 2,000 बचता है। और जाता कितना है तो मात्र 1 पीस स्पर्म अंदर जाता है जी, ठीक है। एक से ज़्यादा स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है जी, ठीक है। कुछ जा रहा है बस में। एक लास्ट टाइम हम अटेम्प्ट लेते हैं, है ना। टॉपिक का नाम फर्टिलाइजेशन है, इस बार हम पूरा बात बोलेंगे। आप लोगों को याद रखना होगा कि ये आपको फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस है ना, तो फर्टिलाइजेशन का एकदम एक स्टेप बाय स्टेप आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस बार फोटोग्राफ बड़ा करके बना देते हैं, है ना। और याद रखिएगा कैसे काम करता है जी। देखिए मान लीजिए ये यूटेरस है ना, और ये है आपको क्या, फैलेपियन ट्यूब, है ना। इधर भी एक फैलेपियन ट्यूब है और इधर भी सर आपको क्या है, फैलेपियन ट्यूब है। और हमने कहा था ओवम यहाँ पे है जी, ठीक है। और सब जानता है कि एम्पुला ही वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। एम्पुला न से ना आगे न पीछे, है ना। इसीलिए कहा गया कि हर बार रिप्रोडक्शन हो, मतलब क्वाइटस हो, आप बच्चा जन्म ले, कोई जरूरी नहीं है। बहुत बड़ा तालमेल ये है कि जब दोनों का एम्पुला के पास होना जरूरी है। एम्पुला से पहले फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब भी बच्चा नहीं बनेगा, एम्पुला के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तब भी बच्चा नहीं बन पाएगा, मतलब वो माँ नहीं बन पाएगी, ठीक है। सेम सटीक पॉइंट एम्पुला के पास ही होना चाहिए। एम्पुला का लंबाई लंबाई इसका 4 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इसी रीजन में नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे स्पर्म, मतलब आगे बच्चे को फॉर्मेशन में नहीं बदलेगा जी। सुनिएगा, कहानी शुरुआत हो रहा है। स्पर्म जमा होता है फीमेल के वेजाइना में, तो इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। पहला स्टेप हो गया। इंसेमिनेशन का मतलब है ना स्पर्म का डिपॉजिट होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जब स्पर्म जमा होता है ना सर, तो यहाँ पे अपने आप को नरिशमेंट लेता है, खाना पीना खाता है ना। सफ़र पे चलने से पहले, है ना, जितना भी सीमेन में जो भी सामान सब था, फ्रुक्टोज था, कैल्शियम था, सबको लेना शुरू कर देता है जी। और अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर कर लेता है फॉर ट्रैवलिंग के लिए। तो इस घटना को कैपेसिटेशन बोलते हैं जी। कैपेसिटेशन के नाम से बुलाते हैं
हैं जी, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जब आगे बढ़ता है सर, है ना जी, तो ऊपर की ओर जब जाता है सर, है ना जी, इधर की ऊपर की ओर, ठीक है। तो सर यहाँ से जब ऊपर जाता है तो बहुत सारा स्पर्म तो WBC खत्म कर दिया, बहुत सारा स्पर्म इधर बट गया, है ना, बहुत सारा स्पर्म इधर आ जाता है जी, ठीक है। कहा जाता है कि कम से कम इधर की ओर, है ना, 1 करोड़ ही स्पर्म पहुंचता है जी, 1 करोड़ से 50 लाख के आसपास वो स्पर्म पहुंचता है जी, ठीक है। यानी कि 20 करोड़ से शुरू हुआ था, अंत में 1 करोड़ पे यहाँ पे पहुंच पा रहा है जी। जब यहाँ पहुंचता है ना सर, तो यहाँ पे सर क्या होता है कि सर आपको यहाँ पे सर स्पर्म जो है ना सर, आपको है ना जानता है कि ओवम को, यानी इस फोटोग्राफ को, इतना दूर के फोटोग्राफ को हम जूम कर रहे हैं जी, यहाँ पे लिख रहा है फोटोग्राफ कि सर असल में यहाँ पर जो देखे थे हम लोग ये जगह, तो ओवम पे तो 2 परत है, याद कीजिए सब आदमी। ओवम ये है सेकेंडरी ओसाइट, इस पे एक जूना पेलिसुडा का लेयर है और एक क्या है, कोरोना रेडियाटा का है। अभी क्लास स्टार्ट किए थे तो बोले थे कि सेकेंडरी ओसाइट तक पहुँचना आसान बात नहीं है। इस पे 2 परत है, एक CR है और एक ZP है। और ZP और CR को तोड़ने के लिए स्पर्म के एक्रोजोम से, याद कीजिए स्पर्म में जो एक्रोजोम था जी, है ना जी, तो वो एक्रोजोम क्या होता है, फटता है सर। एक्रोजोम फट करके सर क्या करता है, अपने अंदर से केमिकल निकालता है जी, ठीक है। और ये केमिकल क्या करेगा, ओवम के इस दोनों की दीवार को तोड़ेगा जी, ठीक है। किसको, कोरोना रेडियाटा को और जूना पेलिसुडा को, याद कीजिए, है ना। एक्रोजोम पढ़ाए थे एक दिन, कहे थे ना, एक्रोजोम के अंदर में स्पर्म लाइसिन होता है। स्पर्म लाइसिन एक प्रकार का एंजाइम है ना, एक तरह का एंजाइम है ये एंजाइम क्या करता है सर, डाइजेस्ट, है ना, डाइजेस्ट व्हाट, डाइजेस्ट CR कोरोना रेडियाटा एंड जूना पेलिसुडा को गलाने में मदद करता है, और है ना आपको इस स्वैप को गलाने में मदद करता है जी, ठीक है। कम से कम 1 लाख स्पर्म होना चाहिए सर इसको गलाने के लिए, ऐसे नहीं कि एक स्पर्म से गल जाएगा। यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी साइट था, ये जूना पेलिसुडा था, और यहाँ पे क्या था, कोरोना रेडियाटा था जी। तो स्पर्म क्या किया सर, उसको तोड़ता है जी, ठीक है, गलाता है। और गलाने के बाद कैसा फोटोग्राफ बन जाएगा सर, है ना, ये सेकेंडरी ओसाइट था और इसके चारों तरफ आपको जूना पेलिसुडा बिखर जाएगा जी, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा जी, और कोरोना रेडियाटा भी गायब हो जाएगा जी, ठीक है। अब स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ हेड अंदर जाता है। हम अभी थोड़ी देर पहले क्लास में बोले थे कि स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, हेड ही अंदर की ओर जाता है जी, और थोड़ा बहुत प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। बाकी जो मिड पीस था और टेल था, मिड पीस का मतलब समझ आ रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब बाहर रह जाता है जी। अब ये स्पर्म अंदर जाएगा, तब तक में ये सेकेंडरी ओसाइट अपने आप को ओवम में चेंज कर लेगी। अभी हम थोड़ा देर पहले क्लास में बोले थे कि सर ये है ना, जब अंदर जाता है सर, है ना, कौन स्पर्म का हेड किस जगह पे आता है, प्रीविट्रिनी स्पेस में, तब ओवम जो है ना अपने आप को, सेकेंडरी ओसाइट जो है ना अपने आप को ओवम में चेंज कर लेती है जी, और स्पर्म ओवम के मिलने की घटना को क्या करते हैं जी, फर्टिलाइजेशन। समझा हो गया जी, टॉपिक समझा दिए। तो आप लोग से कोई पूछ देगा कि फर्टिलाइजेशन हम लोगों में किस तरह से होता है तो बताओ, तो उसको तुम अगर समझाना शुरू करोगे तो देखो कहोगे उसको क्या, पहले स्पर्म जमा होता है, फिर स्पर्म एक्टिवेट होता है, फिर स्पर्म चल करके पहुंचता है ओवम के पास। ओवम के पास पहुंचने के बाद एक्रोजोमल रिएक्शन होता है जी, एक्रोजोमल रिएक्शन। जब कोई ओवम आपके पास पहुंचता है सर, तो एक्रोजोमल रिएक्शन देखते हैं सर। जब ये एक्रोजोमल रिएक्शन होता है सर, तो ओवम के ऊपर का जो कवच था ना, वो कवच टूट जाता है जी, और स्पर्म का हेड अंदर में पहुंच करके फर्टिलाइजेशन होता है जी। देखो सीक्वेंस याद कर पाई ना, सीक्वेंस में क्या होगा, पहला इंसेमिनेशन, तब कैपेसिटेशन, फिर एक्रोजोमल रिएक्शन, लास्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, है ना जी, फर्टिलाइजेशन होता है जी, ठीक है। इमेजिन हो पाया हम क्या बोले, ये सारी बातें आपको दिखाई दिया जी, ये 3-4 स्टेप में जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है जी, ठीक है। अब आगे का क्लास कल करेंगे जी, ठीक है। तबीयत अभी मेरा ठीक नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है, कल मिलते हैं जी, ठीक है।